दिल्ली के उत्तर का एक इलाके का नाम आउटर रिंग रोड। तारीख 31 मार्च 2017। सुबह के 6 बजे का वक्त। रोज की तरह अखबार वाले, दूध वाले, ऑटो वाले सभी लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर ने किसी काम से सड़क के किनारे अपनी ऑटो रोकी। फुटपाथ पर ही एक फुटबॉल जैसी चीज पड़ी थी। जैसे ही ऑटो ड्राइवर की नज़र उस फुटबॉल जैसी चीज पर पड़ी, वो तुरंत उसके पास गया और उस चीज को ठीक से देखने की कोशिश करी कि आखिर वो है क्या। जैसे ही उस ऑटो ड्राइवर ने उस चीज को देखा, उसकी चीख निकल गई। सुबह का वक्त था, इसलिए वहां आसपास कुछ लोग टहल रहे थे। ऑटो ड्राइवर की चीख सुन के वो भी वहां जमा हो गए। उन्होंने भी जब उस फुटबॉल जैसी चीज को देखा, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वह फुटबॉल जैसी चीज किसी इंसान का कटा हुआ सिर था, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। धीरे धीरे वहां लोग जुटने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि उस कटे हुए सिर का चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो गया है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने उस सिर को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास की जांच की। उन्हें लगा कि हो सकता है शरीर के बाकी हिस्से भी मिल जाए। इधर पुलिस की खोजबीन चल ही रही थी कि इसी बीच पुलिस को एक और कॉल आई। ये कॉल थी गांधी विहार से। असल में गांधी विहार में कुछ कूड़ा बीनने वाले घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक काले प्लास्टिक के थैले पर पड़ी, जिसमें से लाल रंग का लिक्विड निकल रहा था। जब इन्होंने उस लिक्विड को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि यह खून है। खून देखने के बाद कूड़ा बीनने वाले इन लोगों ने तुरंत वहां से गुजर रहे लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद किसी ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही तिमारपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने जब उस प्लास्टिक की थैलियों को देखा तो उसमें से उनको 2 इंसानी पैर मिले। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर ही रही होती है कि कुछ देर बाद फिर पुलिस को कॉल आती है। जिस जगह से पुलिस को कॉल किया गया था, वो जगह वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे स्थित है। तुरंत पुलिस मौके पर आ गई। इस जगह से पुलिस को एक इंसान का धड़ मिला। धड़ का मतलब सिर के नीचे और पैरों के ऊपर का हिस्सा। अब पुलिस धड़ को भी कब्जे में लेकर अस्पताल भेजती है। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता और कुछ ही देर में मजनू का टीला नामक जगह से एक बार फिर पुलिस को कॉल आया। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ भी जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस को यहाँ से 2 इंसानी हाथ बरामद हुए। अब धीरे धीरे करके पुलिस को शरीर के सारे अंग मिल गए थे। अब अस्पताल में डॉक्टर मिले हुए बॉडी पार्ट्स को अरेंज करना और अन्य फॉरेंसिक चीजों की जांच करना शुरू करते हैं। इधर पुलिस की कई टीमें जहां से अंग बरामद हुए वहां सर्च ऑपरेशन चलाती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कातिल का कोई सुराग मिल जाए या फिर विक्टिम से जुड़ा कोई चीज मिल जाए जिससे उसकी पहचान हो सके, क्योंकि हत्यारे ने चेहरा इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था कि वो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। पूरे खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कातिल या फिर विक्टिम से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। इधर जब इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वो पूरी तरह हैरान हो गए कि आखिर दिन दहाड़े कोई इंसान का शव लेकर कैसे चला गया और किसी ने देखा तक नहीं। वैसे भी ये कोई बाहरी इलाका नहीं था जहां लोगों का आना जाना कम होता हो, बल्कि ये वो जगह थी जहां लोग आधी रात को भी जगते रहते हैं। इसी बीच शरीर के टुकड़े अरेंज हो जाते हैं तो पुलिस तुरंत शव को देखने अस्पताल पहुंचती है। शव को देखने के बाद बताया गया कि शव किसी 25-26 साल के युवक का लग रहा है। अब पुलिस ने एक बार शव पर अपनी नजरें दौड़ाई और शव को गौर से देखा। एक अधिकारी की नजर शव के दाहिने हाथ पर बनी एक टैटू पर पड़ी। उस टैटू पर लिखा था ओम साई राम। इसके चलते पुलिस ने रिंग रोड के आसपास की सभी बस्तियों जहां से टुकड़े मिले थे, उसके आसपास की सभी बस्तियों को छानना शुरू कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग जगहों के पुलिस स्टेशनों में भी पूछताछ की, इस उम्मीद में कि शायद परिवार वालों ने किसी जवान लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई हो। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। पुलिस द्वारा आसपास के सभी इलाकों की छानबीन कर ली गई, लेकिन वह 25 साल का युवा लड़का जिसके दाहिने हाथ पर ओम साई राम का टैटू बना हुआ था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। एक एक करके पुलिस और उनके मुखबिर इलाके पर नजर रख रहे थे। सारे इलाके की छानबीन के बाद अब केवल एक ही कॉलोनी बची थी। उस बची हुई कॉलोनी का नाम था संत नगर। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से एक खबर मिली। दरअसल इसी संत नगर में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 25-26 साल है और उस लड़के का नाम है नितिन। साथ ही उसके दाहिने हाथ पर ओम साई राम का टैटू भी बना हुआ है और वो एक पार्टनर कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता है। मुखबिर के जरिए यह बात पुलिस तक पहुंची। वैसे शव मिले अभी 24 घंटे ही बीते थे कि पुलिस ने ऐसी जानकारी निकलवा ली। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत संत नगर गई। पुलिस नितिन के घर गई और उसके घर के लोगों से पूछताछ की कि नितिन कहाँ है। इस पर परिजनों ने कहा कि वह 2 दिन से घर नहीं आया है। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा
कि 2 दिन से घर नहीं लौटने के बावजूद आपने उसकी गुमशुदगी की शिकायत क्यों नहीं दी। तो घर वालों ने कहा कि दरअसल उसका काम ही ऐसा है कि वह कई कई दिनों तक घर नहीं आता, ऐसा वो अक्सर करता है और इसीलिए उन्होंने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दिखाई। पुलिस ने शव के हाथ पर बने टैटू की फोटो लेके पहले ही अपने पास रख ली थी, इस कारण वो उस फोटो को परिवार वालों को दिखाते हैं। नितिन के भाई ने यह टैटू देखते ही पहचान लिया और कहा ऐसा टैटू नितिन के हाथ पर बना है और उसी स्टाइल में बना है। अब पुलिस को बहुत हद तक लगने लगा कि जो टुकड़े मिले हैं वो हो सकता है नितिन के ही हो। इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस नितिन के भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाती है और शव दिखाती है। अब चूंकि चेहरा पूरी तरीके से डैमेज हो गया था इसलिए वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी अपने को पहचानने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी से ही एहसास हो जाता है। भाई ने शव देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये उसका भाई नितिन ही है। जैसे ही ये पता चला कि नितिन की मृत्यु हो गई है उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खैर, अब शव की पहचान हो चुकी थी, लेकिन अब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़कर कातिल तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए सबसे पहले पुलिस ने यह पूछा कि नितिन की किसी से कोई लड़ाई या दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर पता चला कि इसकी किसी से कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ की। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि नितिन कभी किसी बात से परेशान रहा हो और उसने इन लोगों से इस बारे में बात की हो, लेकिन तमाम पूछताछ के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक नितिन 30 मार्च की शाम को घर से अकेले निकला था। हालांकि पुलिस को उसके टुकड़े 31 मार्च की सुबह मिले। अब पुलिस ने नितिन के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज देखने का सोचा, इस उम्मीद में कि शायद सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिल जाए कि वो किस डायरेक्शन में गया था, वो अकेले था या उसके साथ कोई और भी था। इसके बाद पुलिस संतनगर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। इसी दौरान वो एक मेडिकल शॉप में गए जहां कुछ कैमरे लगे थे और यहाँ की फुटेज देखनी शुरू की। देखते देखते कुछ देर में पुलिस की नज़र कुछ सेकंड के क्लिप पर पड़ी। इसमें एक लड़का बाइक लेकर आता है और फिर कहीं से दूसरा लड़का आकर बाइक के पीछे बैठ जाता है और फिर दोनों बाइक से चले जाते हैं। यह क्लिप कुछ सेकंड की थी और फुटेज भी साफ नहीं थी। इसके बाद यह क्लिप नितिन के भाई को दिखाई गई। चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लड़के के स्टाइल और कपड़ों से भाई ने पहचान लिया कि वह नितिन ही है। पुलिस अब नितिन के भाई से बाइक चला रहे लड़के के बारे में पूछती है। फुटेज साफ न होने के कारण भाई उसे पहचान नहीं पाया और जूम करने पर चेहरा और भी धुंधला हो जा रहा था, इसलिए उस फुटेज से सामने वाले लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने इसका समाधान निकाला और इस क्लिप को बड़ा करने के लिए विशेषज्ञों के पास भेज दिया। कुछ देर बाद फुटेज बड़ा होकर आ गया। इसके बाद नितिन के भाई ने उस लड़के को देखा और देखते ही वो उसे पहचान गया। दरअसल यह लड़का नितिन का दोस्त था और उसका नाम है हैप्पी। नितिन के भाई ने यह भी बताया कि वो नितिन का कोई खास दोस्त भी नहीं है, बस थोड़ी जान पहचान है। अब जैसे ही पुलिस को हैप्पी नाम के आदमी के बारे में पता चला तो वो तुरंत हैप्पी के घर गए और पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में हैप्पी के परिवार वालों ने बताया कि वह 30 मार्च की शाम से घर नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत भी नहीं कराई है। इधर दिल्ली की सड़कों पर एक दोस्त की लाश मिली और दूसरा दोस्त जिसके साथ नितिन गया था अब वो भी लापता है। पहले पुलिस का शक हैप्पी के ऊपर था कि उसी ने ही नितिन के साथ वह सब किया है, लेकिन हैप्पी के लापता होने से उनकी शक की सुई दूसरी ओर घूम गई थी। पुलिस ने सोचा कि अगर हैप्पी की भी मौत हो गई है तो उसका शव भी मिलना चाहिए, लेकिन हैप्पी का शव अभी तक नहीं मिला, यानी हो सकता है वो जिंदा होगा। इसलिए पुलिस ने जल्द से जल्द उसकी तलाश शुरू कर दी। हैप्पी का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल फोन को ट्रेस किया और कॉल डिटेल भी खंगाला। ट्रेसिंग के दौरान पता चला कि वह 30 मार्च की शाम को इस मेडिकल शॉप पर आया था, जिस मेडिकल शॉप पर वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इस दौरान वह लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा था। कॉल डिटेल निकालने पर उस लड़के के बारे में भी पता चल गया जिससे वो लगातार बात कर रहा था। उस लड़के का नाम था पवन। हैप्पी ने शाम के समय जब नितिन को बाइक पर बैठाया था तो वहाँ पवन की लोकेशन भी दिखी और देर रात दोनों की लोकेशन एक ही थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने तुरंत पवन के बारे में पता लगाया और उसकी लोकेशन निकलते ही पुलिस तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। अब पुलिस पवन के घर पहुंची तो वहाँ पवन भी मौजूद था, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर घुसे तो वहाँ का मंजर देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। दरअसल उसके घर में हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। फर्श पर, दीवारों पर, उसके बेडरूम में, यहाँ तक कि बिस्तर पर भी खून ही खून बिखरा हुआ था। बिस्तर पर ही एक बॉक्स पड़ा हुआ था जो खुला था। जब पुलिस ने इस बॉक्स के अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर खून के धब्बे थे, साथ ही एक तेज धार वाला हथियार भी था। यह मंजर देखकर पुलिस वाले सन्न रह गए थे।
इसके बाद पुलिस ने घर को सील कर दिया और पवन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वालों ने पवन से पूछताछ की। पूछताछ में पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान ही पवन ने हैप्पी का भी नाम इस जुर्म में लिया, जिसके बाद हैप्पी की लोकेशन निकाल के पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद थाने में हैप्पी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि उन दोनों ने अपने दोस्त की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? ऐसी क्या मंशा थी जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? इस पर पवन और हैप्पी ने पूरी कहानी बताई, जिससे पुलिस वाले को सब समझ आ गया। दरअसल 30 मार्च की शाम को हैप्पी बाइक से नितिन के घर उसे लेने आया। उसी मेडिकल शॉप के सामने उसे नितिन मिल गया, जिसके बाद उसने नितिन को बाइक पर बैठाया। फिर दोनों पवन के घर के लिए निकल पड़े। पवन के घर जाने का कारण यह था कि उन्होंने प्लान बनाया था कि वे 30 मार्च की रात खूब पार्टी करेंगे। यही सोचकर नितिन पवन के घर गया, लेकिन पवन और हैप्पी के इरादे कुछ और ही थे। दिल्ली में बुराड़ी नाम की जगह में पवन रहता था। पार्टी करने के लिए हैप्पी नितिन को पवन के घर ले आया। वहां पहुंचने के बाद पवन और हैप्पी ने नितिन को खूब शराब पिलाई। जब वह पी पी कर बेहोश हो गया तो दोनों ने मिलकर किसी धारदार हथियार से नितिन की गर्दन काट दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर नितिन को बॉक्स में बंद कर दिया और घर से बाहर चले गए। उधर कहीं से उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली, फिर वापस घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने नितिन के शव को बॉक्स से बाहर निकाला और दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर समेत एक एक अंग को काट दिया। साथ ही उन्होंने नितिन का चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। एक एक अंग काटने के बाद उन्होंने टुकड़ों को थैलियों में भर लिया और फिर इन थैलियों को गाड़ी में भरकर निकल गए। ये पूरी वारदात 30 मार्च की ही रात की है। वे दिल्ली के आउटर रिंग रोड से लेकर मजनू का टीला नामक स्थान पर टुकड़े फेंकते गए। उनकी योजना थी कि वे टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वो कभी पकड़ में ही ना आए। इसके बाद 31 मार्च की सुबह जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। अब हैप्पी और पवन ने नितिन को मार तो दिया था, लेकिन अभी भी सवाल ये था कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे उनका मकसद क्या था। पुलिस ने इसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने इसकी भी कहानी बताई। दरअसल बात 2015 की है। पवन और हैप्पी के एक एक भाई थे, सूरज और लक्की, और नितिन उन दोनों का दोस्त था, पवन और हैप्पी का नहीं। तो सूरज, लक्की और नितिन तीनों अच्छे दोस्त थे। एक साथ घूमते थे, मौज मस्ती करते थे, पार्टी करते थे और अक्सर नहाने के लिए यमुना नदी जाते थे। इसी तरह 15 अगस्त 2015 के दिन सुबह नितिन, सूरज और लक्की ये तीनों दोस्त नहाने के लिए यमुना नदी गए। नहाते समय ही अचानक नदी में तेज बहाव आ गया, जिसकी वजह से सूरज और लक्की नदी के गहरे स्थान पर चले गए और दुर्भाग्यवश नदी में डूबकर उनकी मौत हो गई। किसी तरह नितिन ने खुद को तेज बहाव से बचाया और वह बचकर नदी से बाहर आ गया। कुछ देर बाद खबर मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोनों शव को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद जब पुलिस ने नितिन से पूछा कि ये कैसे डूबे और कैसे इनकी मौत हो गई, तो इस पर नितिन ने बताया कि वो तैर रहे थे, तभी अचानक तेज बहाव आया। उसने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन सूरज और लकी खुद को संभाल नहीं सके और डूबकर उनकी जान चली गई। वहां कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी ऐसा होते देखा था। जब पुलिस ने उन लोगों से पूछा कि क्या नितिन सही कह रहा है, तो फिर उन लोगों ने नितिन की बात की पुष्टि की। अब पुलिस का काम पूरा हो गया। फिर उन्होंने लक्की और सूरज के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। इस घटना से सूरज और लकी के भाई पवन और हैप्पी के मन में नितिन के लिए खटास आने लगी कि आखिर नितिन कैसे जिंदा बच गया। वो सोचने लगे कि जरूर नितिन ही उनके भाई की मौत के पीछे है। पवन और हैप्पी के दिल में अब नितिन के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उन्हें अब अपने भाइयों की मौत के लिए नितिन से बदला लेना था। चूंकि नितिन पवन और लकी के भाइयों का दोस्त था, इसलिए पवन और हैप्पी ने भी ऐसा करके नितिन से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वो करीब आने लगे और उन्होंने नितिन का भरोसा जीत लिया। इसके बाद उन्होंने नितिन से बदला लेने के लिए प्लानिंग की और फिर प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। हैप्पी और पवन की ये सारी कहानी पुलिस ने सुनी। पवन और हैप्पी के मुताबिक नितिन की वजह से ही उनके भाई की यह हालत हुई। इसके बाद पुलिस ने 15 अगस्त 2015 को यमुना नदी में हुए उस हादसे की फाइल निकालकर उसकी जांच की और यमुना नदी में नहाने वालों से पूछताछ की। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद वो लोग भी मिल गए जो उस दिन यमुना नदी में हुई उस घटना के चश्मदीद गवाह थे। पुलिस ने जब उस घटना के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब ये तीनों दोस्त नदी में नहाने आए तो कुछ देर तक वो नदी तट पर एक साथ थे। तभी उनमें से दो दोस्त मस्ती में नदी के बहाव की ओर तैरने लगे। हालांकि उन तीनों में से कोई भी अच्छा तैराक नहीं था, तीनों अभी भी सीख रहे थे। दो दोस्त तैरते हुए नदी की तेज बहाव की ओर जाने लगे।
तभी अचानक नदी का बहाव बहुत तेज हो गया और दोनों दोस्त अपना संतुलन खो बैठे और डूबने लगे। नितिन अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए वह नदी किनारे से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन जब तक कोई मदद के लिए पहुंचता तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। अब पुलिस ने अपनी जांच पूरी की। जांच पूरी होने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि उस दिन नदी में जो कुछ भी हुआ वह एक दुर्घटना थी और उसमें नितिन की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने पवन और हैप्पी को वो सब बताया जो यमुना नदी में हुआ था। उन दोनों ने सारी बातें बहुत अच्छी तरह सुनी। अब उन्हें पछतावा होने लगा। उन्होंने उस घटना के बारे में ठीक से जानने की कोशिश भी नहीं की थी। उन पर तो बस यही भूत सवार था कि उन्हें नितिन से अपने भाइयों का बदला लेना है। उन्होंने जिस बेरहमी से नितिन की हत्या की वह बदला लेने के लिए ही थी। पवन और हैप्पी को अब एहसास हुआ कि यह बदला नहीं बल्कि एक गलतफहमी थी। पहले एक हादसे में 2 परिवारों के बच्चे दुनिया छोड़ गए और एक गलतफहमी के कारण तीसरे परिवार के बेटे को उस काम का नतीजा भुगतना पड़ा जो उसने किया ही नहीं। खैर, कोर्ट ने पवन और हैप्पी को इस जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। एक गलतफहमी की वजह से 3 परिवारों को कितना कुछ सहना पड़ा। फिलहाल दोनों जेल में सजा काट रहे हैं। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।